कल डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। इसके साथ साथ डिस्कस कर लिया था कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। आज बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। इंडिया का जो भी सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन जारी करता है। इसके और भी फंक्शंस हैं जो आज पढ़ने वाले हैं। पहला जो फंक्शन है वो है ऑथोराइजिंग ऑफ इश्यूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है नोट्स पब्लिश करने का। जितने भी डिनोमिनेशन के नोट चलते हैं इंडिया के अंदर, कॉइन अलग है, नोट्स अलग है। जितने भी डिनोमिनेशन वाले नोट चलते हैं वो नोट पब्लिश करता है रिजर्व बैंक। जितने भी कॉइन है वो सभी पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई है सोल राइट और मोनोपोली राइट टू इश्यू नोट्स इन इंडिया। ऑल द डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, जितने भी नोट्स के डिनोमिनेशन है वो सारे पब्लिश किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। और जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, वो सभी पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का ऑथराइजेशन ऑफ इश्यूइंग नोट्स। जो दूसरा फंक्शन है वो है बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। दूसरे के अंदर 3 फंक्शन है जो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करती है आरबीआई, जो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करेगी। अब गवर्नमेंट स्टेट भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट में बी स्टेट, में बी सेंट्रल, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। आरबीआई 3 रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए। पहला जो रोल है वो है बैंकर। बैंकर मतलब जैसे कमर्शियल बैंक डीलिंग करती है पब्लिक के साथ, पब्लिक को लोन देती है, वैसे ही आरबीआई जब भी गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत होती है, फंड प्रोवाइड कराती है। आरबीआई प्रोवाइड फंड्स टू दी गवर्नमेंट वेदर स्टेट और सेंट्रल एट दी टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को देगी। दूसरा जो रोल है वो है एक एजेंट का। एजेंट मतलब जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज खरीदता है, बेचता है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ निवेश करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस सिक्योरिटीज को परचेज करना है, वो आरबीआई डील करती है। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। जितनी भी सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करेगी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो या बॉन्ड्स हो, जितने भी परचेज और सेलिंग के ट्रांजेक्शन होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्म बाय द आरबीआई। दूसरा रोल हो गया गवर्नमेंट के लिए एजेंट का। अब तीसरा रोल है एडवाइजर का। गवर्नमेंट आरबीआई से मदद मांगती है कि देश में जो आर्थिक मंदी चल रही है, डिफ्लेशन का दौर चल रहा है, दूर कैसे करें, या फिर हम कौन कौन से मेजर अपनाएं, कौन कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेट करें ताकि जो भी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप है वो दूर कर सकें। हम कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाएं। तो आरबीआई एक एडवाइजर, सलाहकार के रूप में भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए। पहला था आरबीआई काम करेगा बैंकर, मतलब जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी गवर्नमेंट को पैसा देगी आरबीआई। दूसरा, गवर्नमेंट जब भी चाहती है हम कुछ अच्छी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करें, किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न ज्यादा है, तो वहां पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। पैसा इन्वेस्ट करती है और वो करेगी आरबीआई ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और आरबीआई एक सलाहकार के रूप में सलाह देगी आरबीआई अपना गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आरबीआई गवर्नमेंट को सलाह देगी कौन कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेट करें मार्केट के लिए ताकि जो भी इन्फ्लेशनरी महंगाई या फिर डिफ्लेशनरी मंदी का दौर है वो खत्म हो जाए। तो ये था दूसरा रोल आरबीआई का गवर्नमेंट के लिए। अब तीसरा है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तीसरा है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में ये आ चुका है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है आखिरी ठहराव। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, पहले तो कमर्शियल बैंक का पैसा जो भी पब्लिक से रिसीव होता है उस पैसे का कमर्शियल बैंक करती क्या है,
कमर्शियल बैंक जितना भी डिपॉजिट आम जनता से रिसीव होता है, आम जनता ने जमा कराया पैसा कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक ये दे देती है लोन के रूप में, ताकि जो डिपॉजिट और लोन की इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, स्प्रेड, वहां से पैसा कमा सके। कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करेगी 4% के फॉर्म में, कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करेगी 4% के फॉर्म में, और लोन देगी 14% पे। तो इसका मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है 10%, वहां से कमर्शियल बैंक की इनकम स्टार्ट होती है। तो कमर्शियल बैंक के पास आज सपोज कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा जमा किया लोगों ने, कमर्शियल बैंक के पास आज लोगों ने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, कमर्शियल बैंक के पास आज लोगों ने 10 लाख रुपए जमा कराए, तो कमर्शियल बैंक उस 10 लाख में से कमर्शियल बैंक उस 10 लाख में से कुछ गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, उन्हें फुलफिल करेगी और फिर बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पब्लिक के बीच में। आज पब्लिक ने बैंक के पास जमा कराए 10 लाख, आज पब्लिक ने बैंक के पास जमा कराए 10 लाख कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है, इस 10 लाख में से कुछ पैसा रोक के चलती है, कुछ 10% या 5% एज पर दी डिस्क्रिएशन। ये 10% या फिर जो स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स कौन करता है, वो करता है आरबीआई, वो करता है आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। जो सीआरआर और एसएलआर ये अपन पढ़ेंगे अभी। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को कि यदि ये लोग पैसा निकालने आ गए तो सर्टेन परसेंटेज रोक के चलो। तो कमर्शियल बैंक कुछ पैसा रोक के चलती है, सपोज 1 लाख, और बाकी 9 लाख रुपए दे दिया लोन। ये 1 लाख किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं पास्ट बेसिस पर या पास्ट एक्सपीरियंस पर। कमर्शियल बैंक लोगों के नेचर को आइडेंटिफाई कर जाती है कि लोग यदि 1 लाख रुपए जमा कराते हैं आज, तो मैक्सिमम विड्रॉ करते हैं 10%, बाकी का पैसा उनके अकाउंट में डला रहता है। तो इसलिए कमर्शियल बैंक ने 10% पैसा रोका अपने पास और बाकी का लोन दे दिया 9 लाख का पब्लिक में। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि लोग 1 लाख से ज्यादा पैसा निकालने आ जाते हैं, लोग निकालने आ गए 2 लाख। अब जो भी कमर्शियल बैंक ने लोन तो दे रखा है 9 लाख का, जिन लोगों ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, क्या ये गवर्नमेंट को, क्या ये बैंक को तुरंत पेमेंट कर देंगे? आज यदि बैंक को जरूरत है 2 लाख की, तो क्या ये लोग बैंक को 2 लाख पेड कर देंगे? नहीं, ये बैंक को पेड करेंगे एज पर दी एग्रीमेंट। इनकी जिस प्रकार इंस्टॉलमेंट एग्रीड हुई हो पहले, जब इनका एग्रीमेंट बना होगा लोन के टाइम पे, तो लोन का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा वो उस हिसाब से पेड करेंगे। तो अब कमर्शियल बैंक जो एक्सेस 1 लाख रुपए, जो डेफिसिट बैठ रहा है 1 लाख रुपए, अब वो अरेंजमेंट कहां से करेगी? तो कमर्शियल बैंक वो पैसा अरेंज करती है आरबीआई से। कमर्शियल बैंक सबसे पहला ऑप्शन है, जाएगी अदर कमर्शियल बैंक के पास। पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसके पास आज पैसे की शॉर्टेज हो गई, ये जाएगी एसबीआई के पास। पीएनबी बैंक का मैनेजर वो जाएगा एसबीआई के मैनेजर के पास कि हमें चाहिए पैसा आज। एसबीआई ने कह दिया भैया हमारे पास पैसा नहीं है आज। तो फिर आखिरी इसके पास जो ऑप्शन है वो है आरबीआई। तो इसका मतलब आखिरी जो ठहराव है कमर्शियल बैंक के पास वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखें ये पॉइंट, द मनी क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज, जो मनी क्रिएशन है वो कहता है कि कमर्शियल बैंक जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, वो वापस एडवांसिंग या फिर लोन के फॉर्म में अदर पब्लिक्स को या फिर अदर इंडस्ट्रीज को दे देती है। आफ्टर क्रिएटिंग कैश रिजर्व, थोड़ा सा पैसा रोकने के बाद। लेकिन कुछ समय ऐसी कंडीशन आती है कि जनरल पब्लिक का विड्रॉल ज्यादा है, पब्लिक को पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पब्लिक को जो अभी जब जो भी कमर्शियल बैंक ने रोक के चले थे वो थे 1 लाख, लोग निकालने आ गए 2 लाख। तो मतलब लोग एक्सेस विड्रॉ कर रहे हैं एज पर दी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दी कमर्शियल बैंक। तो इस समय शॉर्टेज हो गई कैश की, कैश रिजर्व कम रह गया, विड्रॉल ज्यादा हो गई। अब तो कमर्शियल बैंक के पास पहला ऑप्शन है, या तो किसी अदर कमर्शियल बैंक से फंड अरेंज करें। इफ कमर्शियल बैंक इज अनेबल टू अरेंज दी फंड्स, यदि अदर कमर्शियल बैंक से हाथ खड़े कर दिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है आरबीआई, कि आरबीआई से पैसा उधार लिया जाए।
इसीलिए आरबीआई को लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट या फिर लास्ट ऑप्शन भी कहा गया है। ये था नंबर 3 फंक्शन कमर्शियल बैंक का। अब बात करें आगे की, फंक्शन नंबर 4, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। कमर्शियल बैंक जैसे आम जनता के साथ ट्रांजैक्शन करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और लोन देगी, वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और उन्हें लोन देगी। डिपॉजिट एक्सेप्ट क्यों करेगी? क्योंकि आज यदि कमर्शियल बैंक को लगता है कि हमारे पास एक्सेस फंड है, कमर्शियल बैंक के पास आज एक्सेस फंड है और वो मार्केट में लोन पर पैसा नहीं देना चाहता, या फिर जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी लोन लेगी आरबीआई से। इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक डीलिंग करती है पब्लिक के साथ, सेम वही सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई डीलिंग करती है कमर्शियल बैंक के साथ। एज द कमर्शियल बैंक इज कंसिडर बैंक टू द पब्लिक और परफॉर्म पब्लिक डीलिंग, same as central bank is perform all the transaction with the commercial bank in the form of deposits and in the form of loans. It accept deposit from the commercial bank and gives loan to the commercial bank as and when required. Also आरबीआई सुपरवाइजेस, इसके साथ साथ ये तो फंक्शन हो गया बैंकर्स बैंक, पूरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, जो कमर्शियल बैंक ने 1 लाख रुपए रोके हैं वो किसके आदेशों के अकॉर्डिंग, किसकी क्या कहते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रोक के चलिए कमर्शियल बैंक? वो आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको कितना पैसा अपने पास रख के चलना है, ताकि आम जनता जो पैसा निकालने आएगी वो इजीली विड्रॉ कर सके। तो आरबीआई टाइम टाइम पे ये भी चेक करेगी कि क्या कमर्शियल बैंक एडिक्वेट फंड मेंटेन कर रही है या नहीं। आरबीआई ऑल्सो सुपरवाइज whether all the commercial banks follows the guidelines and norms issued by it. आरबीआई देखेगी, सुपरवाइज करेगी क्या सारी बैंक्स जितने भी नॉर्म्स उन्हें और गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका पालन कर रही हैं या नहीं कर रही। ये नॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? सीआरआर, एसएलआर और अदर नॉर्म्स जो हम आगे वाले पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। अगला है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इसके अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कस्टोडियन के अंदर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कस्टोडियन के अंदर बात करेंगे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये मैनेज फ्लोटिंग जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, आज केवल एक इसका शॉर्ट में डिस्कशन होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है आरबीआई के पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, इन सभी करेंसीज का स्टॉक रहता है या फिर इन सभी को मैनेज करती है, इन सभी की कस्टडी आरबीआई के पास है। अब कस्टडी आरबीआई के पास क्यों है? क्योंकि यदि आने वाले टाइम में यदि एक्सचेंज रेट चेंज होती है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है, तो आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप लेती है ताकि वो एक्सचेंज रेट बरकरार बनी रहे, ज्यादा चेंज ना हो। आरबीआई एक्सरसाइज इट्स राइट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट, दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जब आरबीआई हस्तक्षेप करती है, जब आरबीआई इंटरफेयर करती है, उसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दैट एक्सचेंज रेट which determines by the intervention of the RBI or Reserve Bank of India, that rate is known as managed floating exchange rate, because RBI manages the reserve of foreign currencies so that at the time of requirement these fund will be properly utilized। आज इंडिया की एक्सचेंज रेट गिरती है तो आरबीआई कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है ताकि वो एक्सचेंज रेट बरकरार बनी रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। क्या क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है आरबीआई, वो पढ़ेंगे इस फॉरेन एक्सचेंज रेट में। अभी तो केवल याद रखें कि आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप लेती है ताकि जो ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है एक्सचेंज रेट्स के बीच में, एक्सचेंज रेट्स मतलब आज $1 में 70 रुपए, कुछ टाइम पीरियड के बाद $1 में 75 रुपए हो गए, तो 5 रुपए अचानक से इंक्रीज हो गई। हमें तो लग रहा है 5 रुपए इंक्रीज होने से क्या फर्क आएगा। एग्जाम्पल के साथ बताऊं मैंने आज एक पार्टी से मशीन परचेज की है, फॉरेन की पार्टी है, आज उसका जो बिल है वो 1 लाख रुपए का है। मैंने उसे कह दिया कि भैया मैं पेमेंट करूंगा 6 मंथ्स के बाद। मैंने सामने वाली पार्टी को बोल दिया कि मैं पेमेंट करने के लिए लायबल रहूंगा 6 महीने के बाद, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। वो पार्टी हो गई एग्री।
सपोज 6 महीने के बाद रेट रहती है 75, 6 महीने के बाद रेट रहती है 75, तो इसका 1 लाख के हिसाब से आज पेमेंट करना होता तो कितना होता, केवल 70 लैक्स। लेकिन जब 6 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो वो होगा 75 लैक्स, 75 लाख। तो इसका मतलब विद इन 6 मंथ लॉस कितना हो गया, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से 5 लाख रुपए। तो ऐसे ही एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आरबीआई करती है ट्रांजैक्शन परफॉर्म, ताकि ज्यादा फ्लक्चुएट रेट ना हो और लॉसेज इंक्रीज ना हो। ये था अपना फंक्शन नंबर 5। अगला है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस मतलब विद इन हाउस ही जो क्लियरिंग करेगा दो बैंक की ड्यूज। दो बैंक हैं, पीएनबी और एसबीआई। पीएनबी एसबीआई से पैसा मांग रही है, एसबीआई पीएनबी से पैसा मांग रही है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो आरबीआई के पास इतनी पावर है कि वो इंटर बैंकिंग क्लेम इन हाउस क्लियर कर सके। आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियर इंटर बैंकिंग क्लेम्स ऑफ वन कमर्शियल बैंक ओवर अनदर कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक से पैसा मांग रही है, पीएनबी एसबीआई से पैसा मांग रही है, एसबीआई पीएनबी से पैसा मांग रही है। तो आरबीआई के पास इतनी पावर है कि ये इन हाउस क्लियर कर सके। मतलब आरबीआई के पास इन दोनों बैंक के अकाउंट हैं, एक ऐसा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगी, एक कंप्यूटर में एंट्री डालेगी कि सारे ट्रांजैक्शन इन दोनों के क्लियर हो जाएंगे, एक दूसरे की ड्यूज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। क्या फायदे हैं इससे? जो फंड ट्रांसफर की दिक्कत है, एक जगह से दूसरी जगह कैश ट्रांसफर करना है, उससे बचेंगे। और जो भी कैश रिजर्व मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है या फिर कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, उसकी भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी कमर्शियल बैंक्स को। ये थे अपने 6 फंक्शन। नंबर 1 इज ऑथराइजेशन ऑफ द इशूइंग नोट्स। नंबर 2 इज बैंकर्स बैंक, सॉरी बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। नंबर 3 इज lender to the last resort. Number 4 is bankers bank and supervision. Number 5 custodian of the foreign exchange. और नंबर 6 है क्लियरिंग हाउस फंक्शन।